Welcome guys in another video from Nuhi's Biology. Today we will learn human health and disease यानी मानव का स्वास्थ्य और बीमारी दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन हेल्थ के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ बिल्कुल एक्यूरेट रह सकती है, और डिज़ीज़ के कैरियर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी डिज़ीज़ होती हैं और किसकी वजह से होती है, वो सब हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं बच्चों, डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बहुत ही फोकस के साथ समझना है। सबसे पहले हमें बेसिकली चैप्टर्स की टर्म को समझना है कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हेल्थ को ही डिफ़ाइन करना है। HEALTH, हेल्थ यानी हेल्थ को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। हेल्थ को डिफ़ाइन करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, अ स्टेट ऑफ फिजिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, शारीरिक। फिजिकल, मेंटल यानी मानसिक, MENTAL मेंटल, एंड सोशल, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। सोशल का मतलब क्या होगा, सामाजिक। वेलबींग यानी मनुष्य की वह अवस्था जिसमें वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। उस क्रिया को, उस रिएक्शंस को क्या कहेंगे बच्चों, हेल्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, हेल्थ। यानी जब एक मनुष्य फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, सोशल यानी सामाजिक, वेलबींग यानी बिल्कुल सुरक्षित है, यानी वो अगर इन रूपों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूपों से बिल्कुल सही है, तो उन पर्सन की हेल्थ बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है, यानी वो एक हेल्दी पर्सन कहलाएगा जिसकी ये तीनों अवस्थाएं बिल्कुल अच्छी हैं। अब बच्चों ये हेल्थ अच्छी किस लिए रहेंगी, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होंगे ना। इम्पोर्टेंट, अब हमें क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ हेल्थ। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिल्कुल NCERT बेस्ड है, तो आपको बिल्कुल NCERT पे ही फोकस करना है। आपको अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मैं विदाउट NCERT कुछ भी नहीं पढ़ाती हूँ, मैं सारा का सारा NCERT से पढ़ाती हूँ, इसलिए आप पूरा कम्प्लीटली फोकस करें। इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ हेल्थ यानी हेल्थ के कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो अभी आपको क्या करना है, पढ़ना है। अभी हम डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तीन मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं बच्चों हेल्थ के। सबसे पहले क्या है, बैलेंस डाइट। आपने सुना तो होगा ना, संतुलित आहार। तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में क्या होता है, यानी प्रॉपर फूड। आप एक अच्छी तरीके से बैलेंस डाइट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, जिसमें प्रॉपर वे में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ में होता है, जैसे कि शुगर हो गया, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया। प्रॉपर वे में प्रोटीन है या नहीं है आप जो आप फूड ले रहे हैं। बैलेंस डाइट का मतलब, डाइट यानी आहार, यानी आप एक संतुलित आहार ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं तभी तो आप हेल्दी रह पाएंगे, तभी तो आपकी हेल्थ अच्छी रह पाएगी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फूड के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, फैट होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए प्रॉपर वे में, विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बैलेंस डाइट यानी जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स प्रॉपर
मात्रा में होंगे एक फूड के अंदर, तभी वो क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट कहलाएगी। और उसके लिए एक सही आपके पास क्या होना चाहिए, नियमित समय होना चाहिए। यानी आपको एक अपना रूटीन बनाना होता है कि आपको फूड किस टाइम लेना है, किस टाइम खाना है, एक प्रॉपर वे में, तभी आप क्या रह पाएंगे, फिट रह पाएंगे। आफ्टर दैट आपकी बैलेंस डाइट के बाद है पर्सनल हाइजीन। क्या है बच्चों, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल यानी खुद की, और हाइजीन मतलब क्या होता है, स्वच्छता। हाइजीन यानी स्वच्छता, यानी आप डेली, यानी क्या होनी चाहिए, डेली बाथिंग होनी चाहिए, यानी आपको रोज़ नहाना चाहिए। टीथ क्लीनिंग होनी चाहिए, नेल कटिंग होनी चाहिए, हेयर कॉम्बिंग होनी चाहिए। यानी प्रॉपर वे में अगर आप पर्सनल हाइजीन को यूज़ कर रहे हैं तो आप एक हेल्दी पर्सन रह सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ेंगे अपनी लाइफ स्टडी के अकॉर्डिंग, तो आपको वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा समझ आएगा। तो आपको अगर हेल्थ पढ़नी है तो आप अपने आप पे सारे एग्जाम्पल शूट करके पढ़िएगा। पर्सनल हाइजीन यानी हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता। और स्वच्छता हम अपनी स्वच्छता कैसे रख सकते हैं, नहा के, नाखून काट के, और दांतों को साफ़ करके, अपने बालों को साफ़ करके, अपने कपड़ों को साफ़ रख के, अपने आसपास के सारे एनवायरनमेंट को क्लीन करके। यानी जो आपके पास जो भी सराउंडिंग्स हैं, यानी आपको चारों ओर की सराउंडिंग्स को क्लीन करना होगा। आफ्टर दैट ही आप क्या रह सकते हैं, एक हेल्दी पर्सन की लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। यानी जो भी सराउंडिंग आपको क्या करनी होगी, वो क्लीन रखनी होगी अपने आसपास की सराउंडिंग को। नेक्स्ट जो आपका एक इम्पोर्टेंट इसमें आता है, ये आपके पास क्या थे बच्चों, ये फैक्टर्स थे। क्या थे, फैक्टर्स नंबर 1, फैक्टर्स नंबर 2 क्या हो गया हमारा, पर्सनल हाइजीन। पहले वाला क्या था हमारा, बैलेंस डाइट। दूसरे वाला क्या हो गया, पर्सनल हाइजीन। और जो हमारा तीसरा फैक्टर है क्या है, रेगुलर एक्सरसाइजेस। क्या है बच्चों, रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आपको एक फिट पर्सन रहना है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, लाइक योगा। क्या फॉलो करना होगा आपको, जैसे कि आपको योगा करना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, मसल्स एक्सरसाइज, आइज एक्सरसाइज। इनसे क्या होगा कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रह सकते हैं। और अगर आप मेंटली फिट हैं और आप फिजिकली फिट हैं, एक्सरसाइज से आप क्या रहते हैं, मेंटली और फिजिकली फिट। अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट है तो यहाँ पे ये बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट प्रूव्ड हो जाती है कि आप एक हेल्दी पर्सन हैं। तो इसलिए आपको ये तीनों फैक्टर्स को फॉलो करना चाहिए। अपने डाइट को, बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन को फॉलो करना चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आप एक हेल्दी पर्सन हो सकते हैं। यही हमारी हेल्थ है। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर की, हम पहली टर्म को पढ़ चुके हैं, हेल्थ यानी स्वास्थ्य क्या है। अब हम देखते हैं बच्चों डिजीज़, यानी अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में। DISEASE, डिजीज़। डिजीज़ क्या होती है, तो आपको डिजीज़ के बारे में अगर आपको मैं समझाऊं, दिस इज 2 टाइप्स। डिजीज़ आर 2 टाइप्स, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। एक डिजीज़ कौन सी होती है बच्चों, इन्फेक्शियस डिजीज़। अभी मैं आपको बहुत ही डिटेल लेवल में समझाऊंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा का पूरा आपको क्लियर कराऊंगी। इन्फेक्शियस डिजीज़ और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, बच्चों ये हमारी डिजीज़ हो गई। और डिजीज़ क्या होती है, यानी डिजीज़ यानी कोई भी बीमारी, और बीमारी किसी भी लक्षण के कारण होती है, किसी भी फैक्टर्स के कारण होती है, उसके लिए फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़,
आपने नाम सुना होगा बच्चों, कैंसर का आपने नाम सुना है? सबसे पहले मैं आपको नॉन इन्फेक्शियस इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, नॉन इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है बच्चों, सॉरी नॉन इन्फेक्शियस, लाइक कैंसर। आपने सुना है किसी को कैंसर है और अगर आप उस इंसान को छू लेंगे तो आपको वो डिजीज़ नहीं होगी। अगर किसी इंसान को कैंसर है और उस इंसान को आप छू लेंगे तो क्या आपको लगता है कि कैंसर हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है? नॉन इन्फेक्शियस। अगर किसी के सर में पेन हो रहा है, यानी अगर हेडेक हो रही है, क्या हो रही है? हेडेक। आपको लगता है आपको उसे छूने से हो जाएगी हेडेक, आपके सर में भी हो जाएगी? नहीं होगी, बिकॉज दिस इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ये डिजीज़ जो होती हैं हमारी बॉडी के सम बैरियर्स की। कैंसर कब होगा? जब हमारी सेल के अंदर प्रोलिफिकेशंस ग्रोथ होगी। कैसी ग्रोथ होगी? कैंसर कब होगा? यानी जब सेल्स की प्रोलिफिकेशंस ग्रोथ होगी, यानी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो जाएंगी और एक क्या बन जाएगी? एक तरीके की सिस्ट फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिस्ट बन जाएगी। और ये सिस्ट के बाद सम टाइम लेटर ये सिस्ट किस में? अभी तो ये सॉलिड स्टेट में है, फिर ये कैसी स्टेट में आने लगेगी बच्चों? ये लिक्विड स्टेट में आने लगेगी। और जैसे ये लिक्विड स्टेट में आएगी तो इसके अंदर डेंजरस केमिकल फॉर्म्ड होने लगेंगे। और जैसे ही डेंजरस केमिकल फॉर्म्ड होंगे ये क्या हो जाएगी? ब्लास्ट हो जाएगी। और जैसे ही ब्लास्ट होगी इसके अंदर से जो भी केमिकल्स बाहर आउट होंगे उनकी वजह से क्या होगा? पेशेंट किल हो जाएगा। उनकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? पेशेंट किल हो जाएगा। तो कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी किसी के छूने से नहीं होती है। उसी तरीके से हेडेक यानी सर का दर्द है, ये भी कब होगा? जब हाइपरटेंशन होगी। क्या होगा बच्चों? अगर किसी भी पर्सन के पास क्या है? हाइपरटेंशन है या उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। इफ़ बॉडी टेम्परेचर आर हाई कॉज इज़ अ हेडेक, तो हेडेक हो जाएगी। तो क्या आपको भी लगता है कि आपको वो हेडेक हो जाएगी? नहीं होगी, बिकॉज दिस इज़ अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ये किसी भी वायरस या बैक्टीरिया या प्रोटोजोन्स या फंजाई के कारण नहीं होती है। इसके लिए कुछ बैरियर्स होते हैं, हमारी बॉडी के कुछ सब टॉक्सिकेंट्स सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से ये डिजीज़ होती हैं। यानी कुछ फॉरेन फैक्टर्स नहीं होते हैं, हमारी बॉडी के खुद के फैक्टर्स होते हैं। यानी कुछ कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी प्रॉपर वे में सूटेबल नहीं होती और जिनकी वजह से हमारी बॉडी में उस तरीके की रिएक्शंस होती हैं और जिनकी वजह से हम प्रॉपर फील नहीं कर पाते हैं। तो वो डिजीज़ कैसी होती है बच्चों? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। जैसे अगर आप किसी को चोट लग गई यानी इंजरी हो गई, किसी को इंजरी हो गई, तो ये भी क्या है? एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब हम पढ़ते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ को बच्चों बहुत ही डिटेल लेवल में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इन्फेक्शियस डिजीज़ कैसे पढ़ेंगे हम? इन्फेक्शियस आपको यहीं से समझ आ रहा होगा। डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है? इन्फेक्शियस डिजीज़ बच्चों इस तरीके की डिज़ीज़ हैं जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, वायरल डिज़ीज़, बैक्टीरियल डिज़ीज़, प्रोटोजोन डिज़ीज़, हेलमंथ्स डिज़ीज़। अभी आप देखिएगा वायरल डिज़ीज़। वायरल डिज़ीज़ मीन्स which disease is spread by a virus is called a viral disease. Which disease is spread by virus is called viral disease. यानी वायरस की वजह से होने वाली बीमारी क्या कहलाएगी बच्चों? वायरल डिजीज़ कहलाएगी। एक होती है बैक्टीरियल डिजीज़। क्या होती है? बैक्टीरियल डिजीज़। डिजीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ मैं। Which disease is spread by bacteria or many types of bacteria participate is called a bacterial disease. यानी जो डिजीज़ किसी भी जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण हो रही है उसको क्या कहेंगे? बैक्टीरियल डिजीज़ कहेंगे। एक होती है फंगल डिजीज़। क्या होती है? फंगल डिजीज़। विच डिजीज़ स्प्रेड बाय फंजाई इज़ कॉल्ड अ फंगल डिजीज़। यानी जो भी बीमारी अगर किसी फंजाई के कारण हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? फंगल डिजीज़ कहेंगे। एक होती है प्रोटोजोन डिजीज़।
प्रोटोजोन, यानी प्रोटोजोन क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। प्रोटोजोन क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। और अगर उनकी वजह से कोई भी डिजीज स्प्रेड हो रही है किसी भी एनिमल से, वन एनिमल टू अनदर और वन ह्यूमंस टू अनदर ह्यूमंस, इज कॉल्ड अ प्रोटोजोन डिजीज। नेक्स्ट इज हेलमिंथ्स डिजीज। हेलमिंथ्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि प्लेटी हेलमिंथ्स फाइला को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अगर उन एनिमल की वजह से कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है किसी भी ह्यूमंस में और किसी भी एनिमल में, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, हेलमिंथ्स डिजीज़ कहेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन डिजीज़ पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन डिजीज़ पढ़ेंगे। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये डिजीज़ जो हो रही है स्प्रेड किसकी वजह से हो रही है, बाय वायरस। किसकी वजह से स्प्रेड होंगी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ उनमें, बाय वायरस। और वायरस कौन कौन से होंगे, कुछ तरीके के वायरस होंगे। आपने सुना है HIV, HIV तो सुना है ना, यानी HIV एक वायरस है। क्या है HIV, एक वायरस है। और जिसकी वजह से कौन सी डिजीज़ हो रही है, एड्स, AIDS, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिजीज़ का नाम क्या है, एक्वायर्ड, ए यानी एक्वायर्ड, आई यानी इम्यूनो, डी यानी डिफिशियंसी, एस यानी सिंड्रोम। और HIV मीन्स, यानी HIV एक वायरस है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है। तो HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है बच्चों। उसी तरीके से होती है बैक्टीरियल डिजीज़। तो बैक्टीरियल डिजीज़ किसके द्वारा होगी, बाय बैक्टीरिया। किसके द्वारा होगी, बाय बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे, लाइक डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या होंगे, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। आपने सुना ना, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया बीमारी सुनिए। तो न्यूमोनिया बीमारी किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और बीमारी का नाम क्या है, न्यूमोनिया। क्या है, न्यूमोनिया। जैसे कहते हैं बच्चों को न्यूमोनिया हो गया है, तो कौन से बैक्टीरिया के कारण होगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण। कौन सी डिजीज़ होगी, बैक्टीरियल डिजीज़। और उस बीमारी को क्या कहेंगे, निमोनिया कहेंगे। तो ये तीनों सिम्टम्स हमें पता होंगे, हमें डिटेल लेवल में पता होंगे, तभी तो हम आंसर कर पाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ हमें डिटेल लेवल में पता होनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट है फंगल डिजीज़। फंगल यानी, फंगल से ये आप समझ रहे होंगे, यानी ये डिजीज़ किसके द्वारा स्प्रेड होगी, बाय फंजाई। किसके द्वारा स्प्रेड होगी बच्चों, फंजाई के द्वारा। और कौन से फंजाई होंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए जो फंजाई होंगे, जैसे कि माइक्रोस्पोरम। कौन सा फंजाई होगा, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। और भी फंजाई होते हैं। और कौन सी डिजीज़ होगी, फंगल डिजीज़ कौन सी होती है, जैसे कि रिंगवॉर्म। कहते हैं ना, दाद हो गया किसी को, खुजली हो गई, जो उंगली होती है यहाँ पे जैसे दाने दाने निकलते हैं और उनसे पानी पानी चलता है, तो यानी वो क्या होती है, फंगल डिजीज़ होती है बच्चों। क्या होती है, फंगल डिजीज़ हो जाती है। और उसको छूने से वो एक से दूसरे में भी स्प्रेड हो सकती है। उसी तरीके से निमोनिया अगर किसी बच्चे को है और उसके पास जाके उसका कोई झूठा खा लेगा या पी लेगा, या उसकी आने वाली फैमिली में भी वो निमोनिया की बीमारी रहेगी, क्योंकि बाई बर्थ आती है, यानी एक जेनेटिक बीमारी है, ये एक इनेट बीमारी है। ठीक है बच्चों। उसी तरीके से अगर किसी को HIV है तो HIV भी स्प्रेड हो जाएगा, यानी किसके द्वारा, अगर किसी पर्सन को क्या है, एड्स वाली डिजीज़ है और अगर उसका ब्लड आपको ट्रांसमिट कर दिया जाता है, मुझे ट्रांसमिट कर दिया जाता है, तो मुझे भी एड्स बीमारी हो जाएगी। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा भी एड्स बीमारी स्प्रेड होती है। यानी ये इन्फेक्शियस का मतलब ही वही है, यानी बीमारी वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो रही है, यानी फैल रही है। उसके लिए कारण कुछ भी हो सकता है, फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रोटोजोन। प्रोटोजोन डिजीज़ से आपको समझ आ रहा होगा, यानी ये किसके द्वारा होगी, प्रोटोजोन के द्वारा होगी। आपने नाम सुना होगा मलेरिया फीवर, सुना है आपने नाम, मलेरिया। कहते हैं मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। आपने नाम सुना होगा ना, कौन से मच्छर के काटने से होगा, एडीज़। क्या नाम है उसका, एडीज़ मॉस्किटोज। बट एडीज़ मॉस्किटो के काटने से मलेरिया जरूर होता है, लेकिन एडीज़ मॉस्किटो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है बच्चों। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है, एक प्रोटोजोन एनिमल है। क्या है, प्रोटोजोन, यानी एक सिंगल सेल में अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा है, इसलिए इसको प्रोटोजोन एनिमल कह रहे हैं।
तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम अपनी हाफ लाइफ सर्वाइव मॉस्किटोज़ के अंदर करता है और हाफ लाइफ सर्वाइव ह्यूमन के अंदर करता है। ठीक है, तो ह्यूमन में जैसे ही वो एंट्री लेता है तो वहाँ पे बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत हाई हो जाता है, प्लेटलेट्स गिर जाती है, क्योंकि ब्लड की जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी में इसकी क्या होती है, लाइफ स्पैन होती है। और वहाँ से लाइफ स्पेंड करने के बाद जैसे अपनी लाइफ स्पेंड करता है, इसका कोई मेन एम नहीं होता हमें हार्म पहुँचाना, बट हमारे अंदर एक मलेरिया फीवर क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस फील होती है और प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हेलमिंथ्स डिजीज़। हेलमिंथ्स डिजीज़ किसकी वजह से होगी, यानी जो प्लेटी हेलमिंथ्स जो एनिमल्स हैं उनकी वजह से होगी। जैसे कि टीनियसिस डिजीज़, ये किसकी वजह से होगी, बाय हेलमिंथ्स एनिमल्स। डिजीज़ का नाम क्या है, टीनियसिस। टीनियसिस किसकी वजह से होगी, टीनिया सोलियम किसकी वजह से होगी, टीनिया साइंटिफिक नेम है, ये भी आपको याद रखने हैं, टीनिया सोलियम। पूछ लेते हैं टीनियसिस डिजीज़ क्रिएटेड बाय, और फिर ऑप्शन दे देते हैं आपको, टीनिया सोलियम, टीनिया सैलिवेलम और वाइवेक्स, कोई भी अनदर नेम आपको दे सकते हैं साइंटिफिक टर्म में। तो आपको बताना होता है बच्चों किसकी वजह से होती है, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम एक एनिमल होता है और वो क्या करता है, प्लेट हेलमिंथ्स फाइला को बिलोंग करता है। और जैसे हम क्या खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं ना, तो पत्ता गोभी में इसके कुछ एग्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। और जैसे जैसे लाइफ स्पेंड करते रहते हैं, जैसे ये बड़ा होता है, इसकी लाइफ साइकिल अप्रूव होती है, तो ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्रेन में पहुँच जाते हैं। और ब्रेन में जाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे ये अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे होते हैं। पर जैसे ही ये ब्रेन में जाते हैं और ये चलते फिरते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में मिर्गी के दौरे उठने लगते हैं। होते हैं ना, किसी किसी को मिर्गी के दौरे होते हैं, तो क्या हो जाती है, डिजीज़ क्रिएट हो जाती है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जिनकी वजह से क्या होती है, डिजीज़ क्रिएट होती है। ठीक है बच्चों, अब हमें ये पढ़ना है इस चैप्टर की सारे डिजीज़, जो कि वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, प्रोटोजोन डिजीज़ और हेलमिंथ्स डिजीज़, आपको इनके अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। और वो एनिमल्स भी आपके माइंड में सेट होने चाहिए, यानी जिनकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है। अब हम इसी चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है इम्यूनिटी। क्या है बच्चों, इम्यूनिटी। तो हमने वो पढ़ना है इम्यूनिटी को। अच्छा, इम्यूनिटी होती क्या है, आपको पता है इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी को हिंदी में पता है क्या कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता। क्या कहेंगे, प्रतिरोधक क्षमता। यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसे तंत्र होते हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। किसी किसी इंसान को कम फीवर होता है, कोई इंसान बहुत कम बीमार होता है। क्यों होता है कम बीमार? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो और किसी किसी की इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। क्यों वीक होती है? उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हम इस टॉपिक में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, इम्यूनिटी की डेफिनेशन को समझना है, इम्यूनिटी की मीन्स को समझना है। कैसे? इंग्लिश में हमें समझना है। तो आपको कैसे समझना है इसको? द ओवरऑल ability of an organism conferred by the immune system। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक तंत्र। इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट, टू फाइट यानी लड़ता है, टू फाइट अगेंस्ट अ डिजीज कोजिंग एजेंट, अ डिजीज कोजिंग
एजेंट, एजेंट का मतलब होता है वाहक, जो बीमारी को लेके आता है, एजेंट। एजेंट को क्या भी बोलेंगे, पैथोजन भी बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, पैथोजन, यानी कैरियर इज कॉल्ड इम्यूनिटी, इज कॉल्ड इम्यूनिटी। यानी आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है। क्या बताया मैंने, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की वह एबिलिटी जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक तंत्र फाइट करता है, किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट फाइट करेगा, पैथोजन यानी वाहक जो लेके आ रहा है बीमारी को, यानी इम्यून सिस्टम किससे लड़ेगा, वाहक से लड़ेगा, जो क्या फैलाता है, बीमारी फैलाता है। और वही चीज़ क्या कहला रही है, हमारी इम्यूनिटी कहला रही है। क्या कहला रही है बच्चों, इम्यूनिटी कहला रही है। तो सबसे पहले हमें बेसिक टर्म समझनी होती है किसी भी चीज़ की, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीव की वह एबिलिटी, वह पावर जिसकी वजह से उसका जो प्रतिरोधक तंत्र है वो पैथोजन से लड़ता है, उस क्रिया को क्या कह रहे हैं, इम्यूनिटी कह रहे हैं। सपोज करो मुझे किसी मॉस्किटोज़ ने बाइट किया, यानी वो एडीज़ मॉस्किटो था, उसने मुझे बाइट किया, बट फिर भी मुझे मलेरिया फीवर नहीं हुआ है। वाई, बिकॉज माई इम्यून सिस्टम आर वेरी स्ट्रोंग, यानी मेरे इम्यून सिस्टम ने उसकी एंटीबॉडीज़ को आने से पहले ही किल कर दिया है। जैसे उसकी एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर क्या गई है, सपोज करो दिस इज़ माई बॉडी, और यहाँ पे क्या था, एडीज़ मॉस्किटोज़ आया, एडीज़, और उसने क्या किया, बाइट किया। आफ्टर बाइटिंग आई एम नॉट सफरिंग मलेरिया बिकॉज माई इम्यून सिस्टम वेल स्ट्रॉन्ग, माई इम्यून सिस्टम वेल स्ट्रॉन्ग। आप राइटिंग पर मत जाइएगा, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप उस चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। जो बता रही हूँ मैं बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही CBSE और NCERT बेस्ड आपको सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है। वेल स्ट्रॉन्ग ड्यू टू, क्यों मेरा इम्यून सिस्टम, क्योंकि सबसे पहले एंटीबॉडीज़ बना दी ना, एंटीबॉडीज़ जैसे बन गई तो दोनों एंटीबॉडी के बीच में क्या हुई, लड़ाई हुई। जैसे ये वाली एंटीबॉडी थी और कुछ मेरी बॉडी की एंटीबॉडी थी, तो जो मलेरिया एंटीबॉडी थी, मेरी बॉडी की एंटीबॉडी ने इनको क्या कर दिया, किल कर दिया, तो ये क्या हो गई, डेड हो गई, तो मुझे मलेरिया फीवर क्रिएट नहीं हुआ है। इसी तरीके से सबका इम्यून सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है बच्चों। अब हमें समझना है कि इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है। यहाँ से हमने देखना है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है। इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है बच्चों। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट का मतलब होता है जेनेटिक, और एक होती है एक्वायर्ड। क्या होती है बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले इन्नेट को समझना है। इन्नेट यानी जो बाई बर्थ आई है हमारे पास, क्या आई है, बाई बर्थ, यानी जो हमारे पास जन्म से है, या फ्रॉम बर्थ, ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम बर्थ। एक्वायर्ड यानी आफ्टर लर्निंग, यानी कब आई है, जब हमने अपनी लाइफ को स्पेंड किया है, आफ्टर लर्निंग, यानी कुछ सीखा है, तब आई है ये हमारे अंदर इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी कैसी है बच्चों, इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो किस तरीके से, जैसे फिजिकल बैरियर्स हो गए, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो गए, सेलुलर बैरियर्स हो गए, और साइटोकाइनेसिस हो गई। क्या हो गए, सबसे पहले आप इन्नेट इम्यूनिटी को देखिएगा, ऑल द डिफेंस, इन्नेट इम्यूनिटी को आप समझिएगा, ऑल द डिफेंस एलिमेंट्स with which an individual is born and is always
available to protect the body, to protect the body। यानी ऑल डिफेंस, जो भी डिफेंस की जाती है किसी के भी शरीर के द्वारा, इंडिविजुअल यानी किसी भी व्यक्ति के शरीर के द्वारा जो भी डिफेंस की जा रही है बचपन से यानी जन्म से, एंड इज़ ऑलवेज अवेलेबल यानी हमारे शरीर में वो जन्म से ही उपस्थित है, तो उसको क्या कहते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी कह रहे हैं, इन्नेट इम्यूनिटी कह रहे हैं। लेकिन कुछ इम्यूनिटी कैसी है, जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम कैसे करेंगे? A person acquires after birth, either by vaccination, अदर बाय वैक्सीनेशन। आपने देखा होगा ना, जैसे अगर आपको कोल्ड हो गया तो आप ठीक हो जाएंगे, बट अगर आपको पोलियो हो गई तो आपको वैक्सीन लेनी पड़ती है, उसके लिए वैक्सीन लगवानी पड़ती है अपने बच्चों के लिए। तो वो कैसी है? वो एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे अंदर आई है, जो कि आज हमारे अंदर भी है, वो एक्वायर्ड है, पहले से नहीं थी। पहले पोलियो हो जाता था, उसके लिए एक वैक्सीनेशन रेडी की गई है। तो इन्नेट इम्यूनिटी यानी हमारा जो एक इम्यून सिस्टम है वो पोलियो के जैसे, पोलियो के एंटीजन्स ने, पोलियो के जो बैक्टीरिया है उसने हमारे अंदर, वायरस ने जैसे एंट्री ली है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नहीं बना पाया। तो यानी वो बाई बर्थ हमारे अंदर नहीं थी। अगर एंटीबॉडी बन जाती तो हमारे अंदर बाई बर्थ होती, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं बनी है और हम उससे सफ़र कर रहे हैं, हम उससे डेड हो रहे हैं, हमारा कोई भी पार्ट्स उससे क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है। तो यानी हमारे पास वो इम्यूनिटी पावर नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर वे में वैक्सीन चाहिए, यानी हमें एक इंजेक्शन चाहिए, यानी हमें उसके लिए एंटीडोट्स चाहिए।